वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की जो क्लास है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है। इसमें आपातकालीन प्रावधान या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, खासकर आरओ आरओ को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी जीएस वाला सेक्शन वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्लासेस करते रहना है। बट इसके साथ अगर आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो एससीएस का प्रैक्टिस बैच आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में, जिसमें आपको सीसैट और जीएस इन सभी की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। करंट अफेयर और पीवाईक्यूज के साथ प्रैक्टिस कराई जा रही है। अदरवाइज आप अगर कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कोर्सेज़ की और शॉर्ट जो नोट्स हैं वो डेली दिए जाएंगे टारगेट के साथ। क्लासेस के साथ आप सारे सब्जेक्ट कवर कीजिए और साथ में सारे जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के साथ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पिछले पीवाईक्यूज हैं वो तो हैं ही, साथ में सीसैट के अलग से फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ऐड किए गए, जिससे कुछ बच्चों का जीएस में अच्छा स्कोर हो जाता है, सीसैट में दिक्कत होती तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स है, मतलब जितना स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है सिर्फ उतना कवर करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, उतने में ही आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए आप ज्ञानसर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे और ज्ञानसर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आपको इसके लिए आर्टिकल्स देखना है और किस पार्ट में है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है, मतलब भाग 18 है, इसमें आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच हम इमरजेंसी प्रोविजंस को पढ़ते हैं। ये प्रावधान है केंद्र सरकार को कोई भी असामान्य स्थिति आती है तो प्रभावी ढंग से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। अब इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब ये जो आपातकालीन प्रावधान पढ़ने, आपने आर्टिकल्स देखा, पार्ट्स देखे, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये देखिए, आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अर्थात जो भी कानून है या जो भी व्यवस्था है वो सब किसके हाथ में आती है? केंद्र सरकार के साथ में, इनके हाथ में हो जाता है। और ये प्रावधान संविधान में औपचारिक संशोधन किया बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है वो संघीय ढांचे में ढाला गया है, लेकिन जब आपातकालीन प्रावधान लागू होते हैं तो ये एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है कि आपातकाल की स्थिति में सारे नियम, कानून या सारी शक्ति किसके हाथ में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथ में होती है। तो आपने समझा कि सामान्य समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा? संघीय है, लेकिन जब इमरजेंसी लगी होती है तो ये कैसा होता है? एकात्मक हो जाता है। और ये भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है जो कि आपको आपातकाल के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है, ये आपातकाल के समय क्या होता है कि मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। और ये प्रावधान कहाँ से लिए गए? यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जर्मनी के वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है। तो जब आपातकाल लगा होता है तो जो मूल अधिकार होते हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है, वो अपने आप स्थगित हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या कहना है? इन्होंने संविधान सभा में कहा था, अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करेगा, परंतु आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। कथन याद रखिएगा, मैंने समझा दिया है इसका अर्थ क्या है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है, 20 से दे करके आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, मतलब कितने प्रकार की इमरजेंसी, आपातकाल का प्रावधान हमारे देश में है, तो 3 प्रकार आपको याद रखना है। पहला तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में है। थर्ड है वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 में है। अब ये तीनों आपातकाल क्या हैं और ये कब लगते हैं, इनको समझिए। तो पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 352, ये आपातकाल युद्ध,
बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनके कारण पर लगाया जाता है और इसी को हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। संविधान में इसके लिए आपातकाल की घोषणा, शब्द याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि आपको शब्दों से ही स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। तो हमारे संविधान में किसका वर्णन है? आपातकाल की घोषणा का। तो जब भी युद्ध हो, ये फैक्ट्स याद रखिएगा, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इन 3 कारणों पर लगाया जाएगा नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स रूल। तो 356 में दिया गया है, यह आपातकाल राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। इसे राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल और असंवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, इन नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बार कहाँ पर लगा है? मणिपुर में लगा है और दूसरी बार आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन है वो किस राज्य में लगाया गया है? संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये फैक्ट याद करने वाला है कि संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है इसके लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल क्या है? आर्टिकल 360। यह आपातकाल कब लगता है? भारत की वित्तीय स्थिरता या फिर जब साख के खतरे का कोई प्रश्न हो तब ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा और इसे वित्तीय आपातकाल के नाम से ही जानते हैं। और आपको याद होना चाहिए अभी तक वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है और आपको बताना है कितनी बार और कब कब और कौन पीएम थे तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक डे भी याद रखना है, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, वो कब मनाया जाता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब अगर आप चाहें इसको शॉर्ट में पढ़ना तो इसको क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी का ये जो दिया गया फिगर, इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 3 टाइप के हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और ये वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसमें कब लगेगा? युद्ध या बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह भी याद रखिएगा, तब लगाया जाएगा। आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द ऐड किया गया था। ठीक है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं और इसके लिए आपातकाल की घोषणा का शब्द प्रयोग किया गया। यह भी मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें वही लिखी हैं और इनका आप स्क्रीनशॉट ले करके लर्न कर लेंगे। तो तीनों इमरजेंसी देखने के बाद हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए नेशनल इमरजेंसी क्या है या राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? तो इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल 352 में है। यदि भारत की सुरक्षा या इसके किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित कारणों से खतरा उत्पन्न हो जाए, कोई युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर, इनकी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति केवल वास्तविक खतरे के समय ही नहीं बल्कि यदि उसे यह प्रतीत भी हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का आसन मतलब कि भविष्य में संभावित खतरा है, तो पूर्वानुमान के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसन्न खतरे के आधार पर वह विभिन्न उद्घोषणाओं को भी जारी कर सकते हैं, चाहे उनसे पहले से कोई उद्घोषणा की हो या ना की हो। और यह प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तब इसे क्या कहते हैं? बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक आपातकाल। तो आपको 2 तरह से इसमें याद रखना है। अगर कोई युद्ध है या बाह्य आक्रमण है, इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो इसे क्या बोलते हैं? बाह्य आपातकाल। और अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो उसके आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो इसे हम आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या फिर केवल इसके किसी एक भूभाग पर भी लागू किया जा सकता है। और इसके बारे में एक आपको अमेंडमेंट याद रखना है, 1976 का 42nd अमेंडमेंट। इसके जरिए से राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, प्रारंभ में हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया था, परंतु बाद में ये शब्द अस्पष्ट और विस्तृत अनुमान वाला था। और यही जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था बाद में 44th अमेंडमेंट होता है 1978 में, जो कि रिप्लेस किया जाता है सशस्त्र विद्रोह शब्द से। और अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में
मूलभूत परिवर्तन होते हैं और इनका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: कार्यपालक, विधायी और वित्तीय। तो इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रावधान हमने देखे, आज समझे, और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। पर अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगली क्लास में ये तीनों जो आपातकाल हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जो आर्टिकल पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो पढ़ा इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर स्टेटमेंट में प्रश्न बनते हैं तो तैयार रखिएगा और आर्टिकल भी साथ में तैयार रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।